चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर। एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लोग चाइना और इजराइल की बात करेंगे कि वो एक महाशक्ति के रूप में जो उभर कर सामने आ रहा है। तो आखिर रीजन क्या है, क्या कारण है जिसके कारण वो विश्व की महाशक्तियों के दौर में शामिल हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चाइना की बात करते हैं, क्योंकि चाइना जिस गति से आगे बढ़ रहा है, जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, कहते हैं कि 2040 तक वो विश्व की महाशक्ति बन जाएगा, यानी कि अमेरिका को भी पीछे रोक छोड़ने की हिम्मत रखता है। तो आखिर क्या वो रीजन है, चाइना ने अपनी गलतियों से क्या क्या सीखा। 1980 तक ऑलमोस्ट भारत और पाकिस्तान, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में देखा होगा कि सेम रेट से ही डेवलप हो रहे थे, ग्रो कर रहे थे, लेकिन 1980 के बाद आखिर चाइना ने ऐसी क्या नीति अपनाई कि चाइना भारत और पाकिस्तान से इतना ज़्यादा आगे निकल गया है। मैं मानती हूँ, मैं भी इंडियन हूँ, हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता कि चाइना हमसे इतना आगे निकल गया है, लेकिन चाइना ने अपनी गलतियों से बहुत जल्दी और बहुत कुछ सीख लिया, जिसके कारण आज वो विश्व की महाशक्ति बनने की दौर में सबसे आगे निकल गया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं चीन की आबादी। हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कोई कंट्री है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कोई देश है तो चाइना है। हम लोग अभी दूसरे नंबर पे ही है, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग उसको, चाइना को पीछे कर देंगे, ये हम लोग खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाइना ने अपनी जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि एक बच्चे का जो नियम है, उसने 1980 के अराउंड ही बना लिया था। हम लोग अभी तक इस पर विचार नहीं करें। दूसरा, अगर बात करें, देखिए चाइना के पास आबादी है तो उसके पास लैंड मास भी, उसके पास भूमि का जो टुकड़ा है, भूमि है, वो भी बहुत ज़्यादा है, हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन में हमसे वो थोड़ा ही ज़्यादा, लेकिन अगर लैंड की बात करें, एरिया की बात करें, तो हमसे बहुत ज़्यादा वो बड़ा देश है। उसके पास संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थी, यानी कि जहाँ पर वो लोकेटेड है, जहाँ पर चाइना का लोकेशन है, और साथ ही साथ उसके जो राजनीतिक जो प्रभाव है, जिस तेज गति से विश्व में फैल रहा है, जिस तेज गति से वो अपना विकास कर रहा है, वो सच कहा जाता है कि 2040 तक आते आते वो विश्व की महाशक्ति के रूप में बन जाएगा। तो यही सारे रीज़न है, उसकी आबादी, उसका लैंड एरिया, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो लोकेशन है, इन सभी चीज़ों के कारण। तो एक एक करके हम समझते हैं कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, चाइना में 1949 में क्रांति हुई, क्रांति के बाद साम्यवादी मॉडल जो यूएसएसआर का मॉडल था, उसी को बेस करके सरकार बनाई गई। साम्यवादी सरकार बनी जहाँ पर सभी जो आधारभूत चीज़ें होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये सब सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो उसी मॉडल पे आधारित था। तो वही लिखा हुआ है कि 1949, आपको याद रखना कि माओ के नेतृत्व में एक साम्यवादी क्रांति हुई और चीन में जो थी साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। जहाँ पर भी साम्यवादी सरकार होती है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी बुनियादी आवश्यकता की चीज़ें हैं वहाँ के लोगों को बहुत ही रियायती दर पर प्रदान किया जाए। तो चाइना ने भी इस तरह की चीज़ें की, ठीक है। दूसरी बात कि चाइना के पास उस टाइम पे इतनी विदेशी मुद्रा नहीं थी कि वो दूसरे देशों से आयात और निर्यात कर सके, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि जितने भी संसाधन हैं वो अपने देश में निर्माण करेगा, बनाएगा। यूएसएसआर का जैसा मॉडल था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो यूएसएसआर सोवियत संघ था, वो पिन से लेकर कार तक अपने ही देश में बनाता था। हालांकि उसकी जो क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, अमेरिका की टक्कर की नहीं थी। तो यहाँ पे भी चाइना ने स्टार्टिंग में तो मुद्रा के अभाव में क्या, यानी कि उसके पास फॉरेन करेंसी नहीं थी, विदेशी मुद्रा नहीं थी, इसीलिए उसकी मजबूरी थी। लेकिन बाद में उसको ये पॉलिसी अच्छी लगी और उसने यही चीज़ किया। जैसे हम लोग देखते हैं कि अमेरिका नई कोई इन्वेंशन करता है, कोई नई चीज़ बनाता है, तो चाइना क्या करता है, उस चीज़ को वहाँ से सीख लेता है कि अमेरिका ने कैसे बनाई। क्योंकि इन लोग R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं करते, तो वो बेसिकली सीख लेते हैं कि बना कैसे, कोई भी चीज़ खोल के देख लिया और उसकी कॉपी अपने देश में वो कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग पेटीएम इस्तेमाल करते हैं, उबर ओला इस्तेमाल करते हैं, वो सभी चीज़ें चाइना में ही है, में भी है, लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं। अमेरिकन जितने भी ऐप है, दूसरे देशों को जो भी ऐप है, सब कुछ उसने बैन कर रखा है। वो दूसरे देश अगर कुछ भी बनाते हैं तो उसकी कॉपी वो अपने देश में कर लेता है, दूसरे देश की चीज़ों को बैन कर देता है। चाइना आज के टाइम में हर एक देश में उसने क्या कर रखा है, आपको पता है कि दूसरों को देश में मार्केट के तो उसने धज्जियाँ उड़ा दी है। जैसे हमारे देश में ही ले लीजिए कि अगर आज की बात करें तो वस्तुओं के रेट चाइना के इतने कम हो चुके हैं, इतने ज़्यादा कम है कि अगर हम लोग बात करें, चाहे कितना भी मेरा भारत कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन आप सबके पास क्या देखते हैं, चाइनीज़ ही देखते हैं।
क्यों वहाँ पर हमारा जो बजट है वो हिल जाता है। अगर हम दूसरी कंपनी को लेते हैं, अगर इतने सारे जो फीचर्स है दूसरी कंपनी के फ़ोन लेंगे तो वो 40-50 हज़ार में मिलेंगे, लेकिन वही हमें यहाँ पे 15-20-25 हज़ार में मिल जाते हैं। तो यही रीज़न है कि चाइना ने हमको जो एक मेंटल गुलाम बना रखा है, क्योंकि हमारे चाइना के बिना हमारी कोई आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। अभी आप लोगों को पीछे पता होगा कि लॉकडाउन चल रहा था, बहुत सारे पार्ट्स थे वो चाइना से आने बंद हो गए थे, तो भारत में आपने देखा कितना सारा काम रुक गया। तो कहीं ना कहीं चाहे कितना ही हम चाइना को गालियाँ दे दें, चाइना को कोस ले, लेकिन हम लोग चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं हर चीज़ के लिए। और चाइना इतना बल्क में कोई भी सामान बनाता है कि जिसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है चाइना की इतनी कम हो जाती है कि दूसरा कोई भी कॉम्पिटिटर उसके आगे टिक नहीं पाता। और चाइना ने बहुत सारे देश में जाकर उसी देश में उस लोगों के जो डोमेस्टिक मार्केट है, घरेलू उत्पादन के जो मार्केट है, उसको उन्होंने बंद कर दिया है। चाइना अपने देश में लोगों को नहीं आने देता, अपना मार्केट नहीं देता, लेकिन हर देश में उसने घुसपैठ कर रखी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि चाइना आखिर उसने क्या ऐसी नीति अपनाई कि 1980 के बाद चाइना में इतनी तेजी से विकास हुआ। तो मैंने बताया आपको कि तो चाइना में जो साम्यवादी सरकार थी, प्रोडक्शन हो रहे थे, जीडीपी बढ़ रहा था, लेकिन जीडीपी जिस रेट से बढ़ रहा था, पॉपुलेशन जो जनसंख्या है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और परिणाम ये हो रहा था कि जो विकास है वो दिख नहीं रहा था। ठीक है, वर्कर्स की जो हालत थी, अभी भी चाइना में कोई खास हालत नहीं। आपको पता होगा कि वर्कर्स के साथ बहुत घंटे इनसे काम कराए थे, खाने और जो काम करने का जो वातावरण है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर हम दूसरे देश की कंपेरेटिव बात करें, यूरोप देश की बात करें या अमेरिकन लेबर्स की बात करें, लेकिन फिर भी उनकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, उनकी जो ट्रेनिंग है, क्योंकि बचपन से ही उनको वेल ट्रेंड किया जाता है हर चीज़ के बारे में। जैसे घर घर में एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पे इंजीनियर है, कुछ भी अगर जो चीज़ उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं बनाया, लेकिन वो भी वो बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं अगर एक बार किस चीज़ को वो देख लेती है। तो ये चीज़ चाइना की बहुत ही अच्छी क्वालिटी हम कह सकते हैं। तो देखिए कि 49 में क्रांति हुई साम्यवादी, और लगभग 1980 तक 30 साल लगभग हम कह सकते हैं कि चाइना का जो विकास है बहुत धीमी गति से हुआ। लेकिन 1970 में उन्होंने चीनी नेतृत्व में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। ठीक है, और सबसे पहले उन्होंने क्या करा, 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर, देखिए चाइना ने पहले एकांतवास कर लिया था, यानी कि बंद द्वार की नीति, किसी भी देश से अपना आयात निर्यात बंद कर लिया था, एक तरह से किसी भी देश से कोई संबंध उसने खत्म करके एकांत कर लिया था। लेकिन जल्दी ही चाइना को समझ में आ गया कि इस तरह से वो अपनी अर्थव्यवस्था को डेवलप नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, और विश्व की महाशक्ति तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। इसीलिए सबसे पहले 1972 में 1972 में अमेरिका से रिलेशनशिप बनाने अच्छे किए, और धीरे धीरे देखिए यूएसएसआर जो मॉडल था वो उसने क्या करा कि शॉक थेरेपी, यानी कि डायरेक्ट साम्यवादी से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे एकदम से परिवर्तन। देखो कोई भी चीज़, ऐसे आप मान लो गाड़ी चला रहे हैं, एकदम से आप अगर गाड़ी को रोकते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो क्या होता है, गाड़ी में बहुत जोर का धक्का लगता है और कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है। लेकिन इन्होंने क्या करा कि अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध एक एक करके उन्होंने परिवर्तन किया। तो ये भी एक बहुत मतलब सूझबूझ की हम नीति कह सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या करा कि 1973 में जो पीएम थे चाओ एनलाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन का निर्णय लिया। उनको समझ में आ गया कि इसी तरह से अगर हम काम करते रहेंगे, देखिए हम और आप भी काम करते हैं, हमें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, हम लोग भाग्य की कोसते, अपने आप को कोसते, वास्तव में क्या है कि हमें काम का तरीका बदलना चाहिए। तो चाइना का समझ में आ गया कि जो तरीका हम अपना रहे उस तरीके से भैया हमारा विकास नहीं हो सकता, ना ही हम विश्व की महाशक्ति में शामिल हो सकते हैं। तो उसने डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, अपने काम का तरीका बदल देंगे। और उन्होंने समझ गया कि मॉडर्नाइजेशन का काम स्टार्ट किया, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, चाहे वो डिफेंस हो, ठीक है, सभी चीज़ों में उन्होंने क्या करा, मॉडर्नाइजेशन का काम करना स्टार्ट किया। ये एक टर्निंग पॉइंट चाइना के लिए कह सकते हैं कि 1978 में जो नेता थे, याद रखना, देंग शाओपिंग, उन्होंने क्या करा, खुले द्वार की नीति और आर्थिक सुधार की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, खुले द्वार की नीति, यानी कि सभी देशों से संबंध बनाएंगे, आयात निर्यात करेंगे, दूसरे देशों को अपने देश में बुलाएंगे, क्योंकि उसे पता था कि उस टाइम पे उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो हर एक लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सके। इसीलिए सबसे पहले जो एफडीआई है, फॉरेन इन्वेस्टर को सबसे पहले किसने इन्वाइट किया अपने देश में, चाइना ने ही किया। और फॉरेन आपके देश में, फॉरेनर कब आपके देश में आके इन्वेस्ट करेंगे, जब आप उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे, यानी कि
ट्रांसपोर्ट दोगे, यातायात के साधन दोगे, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है। बहुत जैसे कि आपके पोर्ट अच्छे होंगे, एयरपोर्ट अच्छे होंगे, बुलेट ट्रेन, हम लोग बुलेट ट्रेन के पता सपने देख रहे हैं, चाइना ने कब का बुलेट ट्रेन और कितने बुलेट ट्रेन उसने चला दिया है। तो उन सब जो बुनियादी चीज़ें हैं उस पर चाइना ने बहुत काम किया। उसको समझ में आ गया कि इन्वेस्टर किसी भी देश में जब इन्वेस्ट करने जाता है तो वो क्या क्या चीज़ों को देखता है, और कहीं ना कहीं उसके पास जो वन पार्टी सिस्टम है, जो एक के दलीय प्रणाली है कि हर साल वही पार्टी इलेक्शन जीतती है और दूसरी पार्टी का कोई नामो निशान नहीं है, तो कुछ हद तक वो बहुत अच्छी भी है इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए हमारे देश में, दूसरे देश में क्या होता है, जहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है, 2 दलीय बहुदलीय, वहाँ पर क्या होता है कि 5 साल में इलेक्शन होते हैं, सरकार चेंज हो जाती है, सरकार बदलती है, तो हो सकता है कि आप जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको दोबारा से उस सरकार को खुश करना पड़े, या उनको मतलब उनसे परमिशन लेनी पड़े, उनको साथ अच्छे रिलेशन बनाने पड़े। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक बार इन्वेस्टर ने एक बार सरकार से बातचीत कर ली, उसकी सेटिंग हो गई, अब वो लाइफ टाइम तक उसको पता है कि यही सरकार, यही पार्टी रहेगी, इतनी के पार्टी के लोग रहेंगे, तो आगे आने वाले टाइम में कोई समस्या इनको नहीं होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मैं बता रही हूँ, जो बिजली है, अभी कुछ रिसेंट हमारे लोग थे, चाइना से जानने वाले लोग थे, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था 35 साल की करीब उनकी एज होंगी, उन्होंने बताया था कि उनको नहीं याद कि चाइना में लास्ट कब इलेक्ट्रिसिटी गई थी। और आप देख लीजिए हमारे भारत में अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हम कितने ज़्यादा चाइना से पीछे हैं। तो बेसिक जो नेसेसिटी होती है, बेसिक जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, उन पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसके कारण ये अपने इन्वेस्टर्स को अपने देश में आकर्षित कर पाए, उनको अपने देश में बुलाकर इन्वेस्टमेंट करा सके। तो ये चीज़ अपने ध्यान रखना। उसके बाद एक और चीज़ आपको याद रखना है कि 1982 में उन्होंने क्या करा कि खेती का निजीकरण, क्योंकि उन्हें पता था सब छोटे छोटे खेत पे काम करेंगे, उत्पादन बहुत कम होगा, सभी लोग गरीब रहेंगे, तो सभी को उन्होंने क्या करा, खेती को निजीकरण कर दिया। उद्योग का कब उन्होंने किया, ये सब याद रखना है, 1998 में। और नेक्स्ट SEZ, देखिए SEZ क्या होता है, इसको फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि एक एरिया में जहाँ पर भी आप निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को बुलाना चाहते हैं कि वो आपके देश में करे, तो आपने ऐसा एक एरिया ही बना दिया है जहाँ पे बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, सभी चीज़ें आसपास, इंश्योरेंस कंपनी, सभी चीज़ें क्या होगी, आसपास मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी। और साथ ही साथ जो पहले के शुरू 5 साल होंगे उस पर टैक्स में भी सरकार क्या करेगी, उनको छूट देगी, यानी कि सर टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ हर एक कंपनी के अपने जो लेबर लॉ हो तो उनको भी सरकार फ्लेक्सिबल रखेगी, उसमें भी उनको छूट देगी, उनको परेशान नहीं करेगी। उनके साथ हर संभव जो प्रयास होगा, जो उनको फैसिलिटीज़ होगी, वो सब उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर को अपने यहाँ पे इनवाइट किया, और जब इन्वेस्टर्स वहाँ पे गए तो उन्होंने वहाँ सब चीज़ें देखी जो उनको चाहिए थी। एक लार्ज मार्केट मिला, हर एक चीज़, बेसिक नेसेसिटी मिली, ठीक है, जिसके कारण वो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। और आज भी बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं चाइना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रीज़न वन पार्टी सिस्टम, कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। हालांकि बुराई भी, इस बात को हम आगे डिस्कस करेंगे, बट उसके बाद चाइना को 1980 में ही समझ में आ गया कि ये सब काम तो कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रही है, GDP बढ़ रहा है, देश विकास की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर हमने पॉपुलेशन, जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया तो सारी की सारी मेहनत क्या हो जाएगी, पानी फिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने एक सख्त कानून बना दिया कि एक बच्चे से ज़्यादा वहाँ पे बच्चे अलाउ नहीं है, उन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया है। तो इन सब चीज़ों को अपनाकर चाइना जो है 1980 के बाद जिस तेज़ रफ्तार से आगे निकल गया, भारत और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा उससे पीछे रह गए। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है कि चाइना इतने आगे से। अब हम कुछ बुराई भी कर लेते, ठीक है, चाइना ने बहुत आगे बढ़ा है, बुलेट ट्रेन है उसके पास, जिस तरह से साइंस में, टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, लेकिन एक चाइना की सबसे गलत बात क्या है कि वो जो बोलता है उसके कथनी और करनी में विरोधाभास है। ये पूरा विश्व जानता है कहीं ना कहीं चाइना की इसके लिए इसीलिए चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता। चाइना की एक शक्ति है कि आपको पता है यूनाइटेड नेशन के जो 5 परमानेंट मेंबर है, चाइना भी उसमें से एक है। तो ये भी विश्व की पॉलिटिक्स को प्रभावित करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भारत के साथ जब भी कोई मुद्दे यूनाइटेड नेशन जाते हैं तो ये भारत के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। तो आप समझते हो भारत की पॉलिटिक्स को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। दूसरा, चाइना की जो विस्तारवाद नीति है कि अपने आसपास के जो भी देश है उनके बॉर्डर में घुसकर उनके एरिया को जो कैप्चर करना चाहते हैं, जिसके कारण आपको पता है कि भारत और चाइना के जो रिलेशन है खराब है। 1962 का वॉर भी हमारा हुआ है। पहले हमारे संबंध अच्छे थे, हम लोग चाइना के साथ
बहुत अच्छे संबंध थे, हिंदी चाइना भाई भाई के नारे लगते थे, लेकिन चाइना ने हमें किस तरह से धोखा देकर हम पे अटैक कर दिया था। दूसरा, आपको पता है कि जो चाइना है वहाँ पर अभी भी जो गरीब लोग हैं उनकी स्टेटस बहुत ख़राब है। अभी भी जो लेबर है 12-12, 15-15 घंटे काम करते हैं, खाना जो काम का वातावरण है वो उतना अच्छा नहीं है। वहाँ पे अपने मन की बात बोलने की आज़ादी नहीं है। वो अभी आपने देखा कोरोना काल में अगर कोई भी सरकार के खिलाफ जाके बोलता है तो वो कहाँ पे गायब हो जाता है, चाहे वो देश का पत्रकार हो, चाहे वो बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे आप किसी भी पोजीशन पावर में हो, अगर आप सरकार के अगेंस्ट जाते हो तो आपको या तो जान से मार दिया जाता है या कहाँ गायब करते कहीं भी किसी को पता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी कमियां हैं जो वहाँ की जनता को झेलना पड़ता है। लेकिन जिस तानाशाह सरकार तेज रेत से काम कर रही है, जिस गति से काम कर रही है इकोनॉमिक के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में, पैसों के मामले में, उस हिसाब से चाइना को विश्व की महाशक्ति बनने की होड़ कह सकती है। लेकिन महाशक्ति केवल आप पैसों से नहीं बन सकते, अपने कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत, कुछ नीतियां भी होनी चाहिए, लेकिन उसका अभाव चाइना के पास अवश्य है। एक तो उसके कथनी और करनी में विरोधाभास है, चाइना जो बोलता है वो करता नहीं है। जरूर नहीं है कि आज चाइना जो बोल रहा है कल अपनी बातों पे कायम रहे, वो परिस्थिति के हिसाब से अपनी बातें भी बदल लेता है। तीसरा, वहाँ पे लोगों के साथ बहुत अत्याचार होता है। अगर आप लोग देखेंगे तो चाइना की जो जनता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। तीसरा, चाइना की जो विस्तारवाद नीति है जिसके कारण पड़ोसी देशों से संबंध जो है उसके बहुत ज़्यादा खराब है। तो ये सब चाइना की कमियां हैं जो कहीं ना कहीं उसको विश्व की महाशक्ति बनने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। तो ये आई होप आपको चाइना के बारे में समझ आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने चाइना की बात की, उसके पास बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है, फेवरेबल लोकेशन है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करता है, लार्ज मार्केट कैप्चर कर रखा है, तो इसलिए हमने इसको महाशक्ति कही। लेकिन आपके दिमाग में आगा कि मैम इजराइल को क्यों महाशक्ति में शामिल कर रहे हैं? वो तो इतना छोटा सा देश है, आज भी बहुत सारे मुस्लिम देश है उसको एक स्वतंत्र देश मानने से इनकार करते हैं, तो आखिर इजराइल को महाशक्ति में शामिल क्यों किया जा रहा है? इसका आकर रीजन बता दिया जाए। इजराइल इतना छोटा देश होते हुए भी वहाँ पे जो स्किल्ड, हम कहते हैं ना कि क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है, तो वो चाइना के बारे में तो कह सकते हैं कि ठीक है उसकी तो क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे जो लेबर है, यहाँ पे जो लोगों का स्टेटस है वो क्या है, क्वालिटी ओरिएंटेड है, यानी कि क्वालिटी में बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। वहाँ पे सबसे स्किल्ड, सबसे ट्रेंड, सबसे इंटेलिजेंट, हम अगर लेबर की बात करें तो वो कहाँ पे मिलेगा? इजराइल में। स्टार्टअप की बात करें, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कहाँ पे हो रहे हैं? इजराइल के अंदर। अगर हम लोग डिफेंस की बात करें, सुरक्षात्मक वस्तु की बात करें, तो सबसे अच्छी हाईटेक आधुनिक हथियार कहाँ बनते हैं? इजराइल के पास। अभी आपने रिसेंटली देखा है कि पहले हम सबसे ज़्यादा जो रक्षात्मक वस्तुएं थे हम रूस से मंगाते थे, लेकिन अब वर्तमान में रूस के साथ हमारे थोड़े से कम हुए हैं और हम उसके जगह पे कहाँ से मंगा रहे हैं? इजराइल के साथ। इवन अमेरिका भी बहुत सारे जो हथियार है, बहुत सारे जो वेपन है, जो आधुनिक हथियार है, वो कहाँ से मंगाता है? इजराइल के साथ। तो इसीलिए कहते हैं ना कि क्वांटिटी मत देखो, क्वालिटी देखो। आपके पास 100 लेबर है, लेकिन अगर आपके पास 10 लेबर है, लेकिन वो 10 लेबर 100 लेबर पे भारी हो सकते हैं अगर स्किल्ड है, ट्रेंड है, एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है। तो इन्हीं सब चीज़ों में के कारण इजराइल को महाशक्ति के रूप में शामिल किया गया। तो चलिए थोड़ा सा हम इजराइल के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो इजराइल बहुत छोटा सा देश है, केवल 22,145 किलोमीटर का ही एरिया है। बहुत मैप में देखेंगे तो बहुत छोटा सा है। और अभी भी आपको पता है जो फिलिस्तीन है, और वो पहले एक स्वतंत्र देश था, वहाँ पे जो यहूदी है, आपको पता है कि पूरी दुनिया में अगर किसी के साथ अत्याचार हुआ है, यहूदियों के साथ हुआ है। यहूदी धर्म जो है वो इस्लाम से भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन लैंड के लिए, जगह के लिए शुरू से इनको संघर्ष करना पड़ा है। ठीक है, अभी भी बहुत सारे देश उसको स्वतंत्र देश नहीं मानते। तो ये है कि यहाँ पे जनसंख्या 2021 5 जून 2021 की सबसे बात करें तो 87 लाख, यहाँ पे देखो कितने 80,000, यानी कि मात्र हम कह सकते हैं 88 लाख भी टोटल पॉपुलेशन इसकी नहीं है। दक्षिण पश्चिम एशिया में ये स्थित है और विश्व का एकमात्र देश है जहाँ पे यहूदी लोग बहुसंख्यक है। बाकी विश्व में आपको कहीं पे भी यहूदी लोग नहीं मिलेंगे। भारत में 6,000 आपको लगभग पॉपुलेशन मिलेंगे यहूदी की, जो कि इतना बड़ा देश है, विशाल देश है, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उनके जो पॉपुलेशन की बात करें तो मात्र 6,000। आप समझ सकते हो, तो यही दूसरे देशों में भी उनके हाल है।
तो जो इजराइल है वो फिलिस्तीन से स्वतंत्र होकर 1948 में स्वतंत्र देश बना था। हालांकि स्टार्टिंग में भी भारत ने भी इसको एक स्वतंत्र देश मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन जिस तेज गति से इसने अपने आप को स्टैब्लिश किया, अपने आप को दिखाया विश्व में पॉलिटिक्स में, उसके बाद कुछ सालों के बाद भारत को मानना पड़ा कि हाँ इजराइल एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, आज भी इसको नहीं देते। इनकी भाषा की बात करें तो हिब्रू भाषा है इनकी, जो बिल्कुल उर्दू की जैसे लगती है, दाएं से बाएं वो लिखी जाती है। सैन्य व्यवस्था देखिए इनकी, अगर देश को सबसे ज्यादा कहते हैं ना किसी की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या है, मिलिट्री, आर्मी। उन्होंने पूरे देश को ही डोम से पता ना आपको बना रखा है कि उन पे कोई अटैक ना कर सके, क्योंकि उनके अगल बगल में जितने भी देश है सारे मुस्लिम देश है। एक तरफ से जॉर्डन है, इजिप्ट है, ईरान है, जिसके कारण इसने क्या कर रखा है, पूरे देश को इसने इस तरह से बना रखा है कि ताकि कोई भी इसे अटैक ना कर सके। और इसकी मजबूरी भी है, 6 देश एक साइड पे अटैक करते हैं, लेकिन इसकी सैन्य शक्ति इतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर है कि 6 देशों को वो एक साथ निपट लेता है, हरा देता है। पहले जो फिलिस्तीन का छोटा सा हिस्सा, मात्र इसको 48% 44% को मिला था, लेकिन आज इनको अटैक कर करके जब जब दूसरे देशों ने इस पर अटैक किए, तब इन्होंने उतने ही ज़्यादा शक्ति से एरिया कैप्चर करके अपने को विस्तार करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास मिलिट्री बहुत ज़्यादा, और सबसे अच्छी बात क्या है, इनके हर एक नागरिक में जो राष्ट्रवाद की भावना है वो कूट कूट के भरी हुई है। देश के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। बचपन से ही, स्कूल टाइम से ही इनको वेल ट्रेंड किया जाता है। बचपन से ही बच्चों को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, सभी को आर्मी में शामिल किया जाता है। तो ये चीज़ है ना, बचपन से ही जो भावना है, राष्ट्र भावना, ये बच्चों में कूट कूट के भरी है, जिसके कारण वहाँ पे जो आर्मी है, देखिए 88 लाख अड़ी पॉपुलेशन और 35 लाख तो वहाँ पे आर्मी में है। अब समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो इनकी मेन जो शक्ति है वो सेना है, उनकी डिफेंस गुड्स है, रक्षात्मक आधुनिक हथियार है। इनके लिए मजबूरी है, क्योंकि अगर इन्होंने जिस दिन हथियार छोड़ दिया, शस्त्र छोड़ दिया, उस दिन सभी देश इनको क्या करेंगे, इसका अस्तित्व मिटा देंगे, और फिर विश्व में कोई भी यहूदी बहुसंख्यक वाला देश नहीं बचेगा। तो इसीलिए इनकी हम कह सकते हैं मजबूरी भी है और यही इनकी ताकत भी है। तो हम बात करें अगर हम आर्मी की सबसे ज़्यादा, तो 17वें नंबर पे, 17th नंबर पे आते। इतना छोटा सा देश है लेकिन इतनी बड़ी और सशक्त इनके पास आर्मी है। इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाता है, और मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा स्टार्टअप, रिसर्च, स्किल्ड लेबर जो है वो इनके पास है। और एक चीज़ है जो कि इजराइल को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है, उसकी जो इंटेलिजेंस है। ठीक है, खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आप लोग चाहें तो उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि आखिर जो मोसाद है उसका जो डर है, जिसकी जो इंटेलिजेंस है इतनी खतरनाक है कि जब किसी भी आतंकवादी ने इस पर अटैक किया या किसी भी तरह के इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मोसाद ने चुन कर हर एक दुश्मन को इस तरह से बदला लिया है कि आज मोसाद के नाम से उसके दुश्मन जो है थर थर कांपते हैं। और अगर उनके दुश्मन को लगता है कि वो मोसाद से नहीं बच सकते, वो खुद को मारकर अपने आप को ख़त्म करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन समझते हैं, रेदर देन कि मोसाद उनको पकड़े और उसके साथ वो क्या करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जो इसकी मोसाद इंटेलिजेंस है, जिसके कारण भी इजराइल एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली देशों में आता है। इसकी हम सेना कह सकते हैं, इसके आधुनिक हथियार, डिफेंस गुड्स, इसकी जो इंटेलिजेंस है, मोसाद है, इसकी जो लेबर है इतने ज़्यादा सक्सेसफुल है, टेक्नोलॉजी के मामले में इतना हाई है। तो ये सारे रीज़न हैं जिसके कारण इतना छोटा सा देश, जिसको बहुत सारे लोग देश अभी भी इसको स्वतंत्र इंडिपेंडेंट देश नहीं मानते, वो एक विश्व की महाशक्तियों में शामिल होने की हिम्मत रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। कोई भी टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल से नहीं जीत सकता। और इसकी मैंने बताया ना कि यही इसकी ताकत भी है, यही इसकी मजबूरी भी है, जिसके कारण इजराइल जो है विश्व की राजनीति में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो आई होप आपको इजराइल और चाइना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारत और अमेरिका की बात करेंगे कि आखिर उसे, अमेरिका तो अभी भी खैर महाशक्ति है, लेकिन भारत को क्यों कहा जाता है कि आने वाले टाइम में भारत विश्व गुरु बनकर उभरेगा। क्यों, आखिर ऐसे रीजंस हैं, वो क्या कारण है, वो क्या क्या चीज़ें भारत के अंदर है जो भारत को विश्व में गुरु का दर्जा दिला सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।